हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे और मजे में होंगे। मेरा नाम भारती और आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 फिजिक्स का चैप्टर 3 जिसका नाम है ग्रेविटेशन, उसमें एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो ये है न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन का जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है उसी को आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए, ये जो टॉपिक हमारे बुक में दी गई है वो कुछ सोच समझ करके दिया गया होगा, मतलब उसकी कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस होगी। तो उस इम्पोर्टेंस के बारे में भी हम लोग आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आखिर होती क्या है। तो डेफिनेशन में लिखा है, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट। मैं सिर्फ अर्थ की बात नहीं कर रही हूँ, एवरी ऑब्जेक्ट इस यूनिवर्स की बात कर रही हूँ। इस यूनिवर्स में जो भी ऑब्जेक्ट है, सपोज करो कि जैसे कि ये मार्कर भी एक ऑब्जेक्ट है, ये बोर्ड ये भी एक ऑब्जेक्ट है, तो ये भी क्या है, यूनिवर्स में ही है। तो एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट। अब जैसे देखो, ये जो है ये भी किसी चीज को अट्रैक्ट करेगा, ये भी किसी चीज को क्या कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है बाय अ फोर्स। किसके द्वारा, फोर्स के द्वारा। हर एक ऑब्जेक्ट जो होता है उसके पास कुछ ना कुछ फोर्स होती है। ये जो मार्कर है इसकी भी कुछ ना कुछ ये भी फोर्स अप्लाई कर रहा होगा हमारे हाथ के ऊपर। देखो, हाथ है और ये मार्कर है, हम दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस है और कुछ इस डिस्टेंस पर से ये मार्कर भी हमारे हाथ पर कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई कर रहा होगा और ये जो हमारा हाथ है ये भी कुछ ना कुछ फोर्स इस मार्कर के ऊपर अप्लाई कर रहा होगा। ठीक है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होंगे, कि उसके प्रोडक्ट होंगे। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो सिंबल होता है वो ये होता है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। अब जैसे देखो, मैं मार्कर और इस बोर्ड का एग्जांपल लेती, तो बोर्ड का कुछ ना कुछ मास होगा, मार्कर का भी कुछ ना कुछ मास होगा, तो इस दोनों का मास का क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। मतलब कि अगर हम लोगों को ग्रेविटेशन पता करना है, यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन, तो हमको क्या करना होगा, पहले कि इस दोनों का फोर्स को इस दोनों का मास को फाइंड करना होगा और उस मास को मल्टीप्लाई करना होगा। तो वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, तो वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल अगर फाइंड करना रहेगा तो यहाँ पर भी इसी के साइन देंगे, बस 1/, आ जाएगा। यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे तो वो क्या होगा हमारा, वो होगा प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बट अगर 1/, करके लिखेंगे तो वो हो जाएगा हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब सपोज करो इस मार्कर को मैं यहाँ पर रखी हुई हूँ, ठीक है। अब इस बोर्ड और इस मार्कर, इस दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगी। सपोज करो 1 मीटर का डिस्टेंस है, तो 1 मीटर का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर करेंगे। 1 मीटर का जो डिस्टेंस है वो उसको स्क्वायर करेंगे और वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, वो फोर्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। अब देखो, इसे हम लोग कैसे बनाएंगे, तो इसको सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, लेट करेंगे द बॉडी ऑफ मास। मास क्या, एक को मान लेते हैं m1 है, बोर्ड को m1 मान लिए और ये जो मार्कर है इसको m2 मान लिए, और उस दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ना, उस डिस्टेंस को r मान लेते हैं। डिस्टेंस को हमने क्या मान लिया, r मान लिया। अब डिस्टेंस का स्क्वायर कहा गया है तो इसका स्क्वायर कर देंगे। ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो m1 into m2। ये कहा क्या लिखा है, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, तो ये दोनों मास है, इस दोनों का प्रोडक्ट है। ये किसके प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स के, तो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल कौन है, तो उसका जो रेडियस होता है, उसका जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, किसके, फोर्स के हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इसको हम लोग को अगर बनाना रहेगा तो मैं यहाँ पर बना भी देती हूँ। F is directly proportional to product of their masses and inversely proportional। यहाँ पर अगर 1 लिख देंगे तो यहाँ पर हम लोग r² भी लिख सकते हैं। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है, तो हम लोग डायरेक्टली इसको लिख दिए। तो ये क्या हो गया, इसको हम लोग कहते हैं एक्सप्रेशन, जिसे हमने फर्स्ट लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से इसको निकाला है। ठीक है, और इसी से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका यूनिट को भी ड्राइव कर सकते हैं, जो आई थिंक दैट कि मैं उसे किसी दूसरे वीडियो में बता रखी हूँ। तो अगर आप लोगों को नहीं पता हो तो उस वीडियो को भी एक बार जाकर के जरूर देख लीजिएगा। ये तो हमने पढ़ लिया कि न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होती क्या है। अब पढ़ेंगे कि इसकी
इम्पोर्टेंस क्या क्या है। अब देखो उसके इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो अब अभी कुछ देर पहले मैं बताई थी कि जितने भी ऑब्जेक्ट है इस अर्थ पर सब एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि ये बोर्ड और स्मार्कर, इस दोनों के बीच में भी कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। फिर आप सोच रहे होंगे तो क्यों नहीं, जब हम मार्कर को गिराते हैं तो ये बोर्ड पर क्यों नहीं गिरता, ये नीचे क्यों जा रहे गिर जाती है? क्योंकि देखिए ये जो बोर्ड है इसकी जो ये जितना फोर्स लगा रहा है और ये मार्कर जितना फोर्स लगा रहा है, इससे भी कई गुना ज्यादा फोर्स ये अर्थ लगा रहा है। दैट्स वाई ये जो मार्कर है ये इस बोर्ड पर ना गिर करके बल्कि ये अर्थ पर गिरती है। ठीक है, तो अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या क्या वो समझते हैं। द फोर्स दैट बाइंड अस टू द अर्थ, ये जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है इसकी जो फोर्स होती है वो फोर्स हम लोगों को इस अर्थ से बाइंड करके रखी हुई है, बांध करके रखी हुई है इनविजिबली। ठीक है, अब जैसे देखो हम अगर जंप करते हैं तो हम वापस धरती पर ही आ जाते हैं। हम किसी चीज को गिराते हैं, भले उसको ऊपर की तरफ क्यों ना फेंके बट वो जमीन पर ही जाकर गिरती है। क्यों? क्योंकि ये जो अर्थ है वो हम लोगों को बाइंड करके रखी हुई। बाइंड करके रखने का मतलब ये हुआ कि ये जो अर्थ है वो एक ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर रहा है और जिसकी वजह से जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो सारे हमारे अर्थ से बंधे हुए हैं, मतलब कि अर्थ पर ही जाकर के गिरती है क्योंकि उसका ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है। द मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, अब देखो ये अर्थ है, अर्थ, और अर्थ के अराउंड में कौन मोशन करता है? मून करती है, मूव करती है। कौन? ये मून। अब मून ये अर्थ के अराउंड ही मूव क्यों करती है? ये हो सकता है कि कुछ समय के बाद इधर भी जाकर मूव करने लगे, हो सकता है कुछ समय के बाद इधर भी जाकर मूव करने लगे, बट ऐसा तो ये नहीं ना करता है। ये हमेशा अर्थ के चारों तरफ क्यों घूमती है? क्योंकि देखो जैसे मैं बताई बोर्ड और ये मार्कर, तो सपोज करो ये जो बोर्ड है ये एक अर्थ हो गया और ये जो मार्कर है ये एक मून हो गया। देखो इस दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है और ये भी इस पर कुछ ना कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर रहा है और ये भी इस पर कुछ ना कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर रहा है। एक टाइम ऐसा आता है जब यहाँ पर भी ये भी उतना ही फोर्स अप्लाई करता है, यहाँ पर भी इतना है। अब ये वहीं पर रहता है बट वो क्या करती है? वो मोशन में रहती है। वो चाहती है अर्थ, ये जो मून है वो चाहती है कि इसको ये जो हम गोल गोल घूम रहे हैं अर्थ के अराउंड उसको छोड़कर दूसरे डायरेक्शन में चले जाए, बट वो क्यों नहीं जा पाती? क्योंकि अर्थ जो है वो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये जो मोशन मून है अराउंड द अर्थ ये भी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से ही होता है। अब इतना ही नहीं, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द मून, अब जो ये अर्थ है ये अर्थ के चारों तरफ घूमती है। सूरज इधर से उगता है उधर जाकर डूबता है, तो ये क्या होती है? ये इसलिए होती है क्योंकि हमारा अर्थ रोटेट करता है। किसके अराउंड? तो अर्थ हमारे सन के चारों तरफ ये मोशन मूव करती है अराउंड द सन। तो ये भी किसके वजह से होता है? तो ये भी होता है हमारे अर्थ और सन के बीच के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो बोर्ड है इसको सन मान लो, मार्कर को अर्थ मान लो। तो अब देखो ये जो आप देख सकते हो कि इसका वॉल्यूम ज्यादा है, इसकी मास ज्यादा होगी, तो इसका मतलब ये ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करेगा इस अर्थ के ऊपर। तो यहाँ पर भी एक ऐसा टाइम आता है जब दोनों स्टेबल हो जाते हैं और ये रोटेट करने लग जाती है। अर्थ भी चाहती है कि मैं ये जो हम घूम रहे हैं उसको छोड़कर किसी दूसरे डायरेक्शन में चले जाए, बट वो नहीं जा पाती है। क्यों नहीं जा पाते हैं? क्योंकि ये जो सन है ये इस अर्थ पर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करती है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो सन है वो अर्थ की तरफ क्यों नहीं आ जाता? ये इसलिए नहीं आ जाता क्योंकि हमारे अर्थ के पास उतना ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है कि वो सन को अपनी तरफ खींच सके। ठीक है, द टाइड्स ड्यू टू द मून इन द सी, देखो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत स्टूडेंट को यहाँ पर टाइड्स भूल गए होंगे जो कि हम लोग क्लास 7th में पढ़े थे। मतलब जब आप लोग क्लास 7th में होंगे तब आप लोग टाइड्स को तो पढ़े होंगे कि टाइड्स क्या होती है। तो देखो टाइड्स क्या होते हैं वो अभी मैं ब्रीफली एक्सप्लेन कर देती हूँ। कि देखो एक ऐसा टाइम आता है ना जब मून जो होता है वो डायरेक्ट ओशियन या सी के ऊपर में आ जाती है। अब ऊपर में आ जाता है वो अर्थ के बहुत ही ज्यादा पास आ जाता है और उस टाइम में क्या होता है कि वो अर्थ पर भी ग्रेविटेशनल फोर्स से कुछ ज्यादा ही लगाती है। तो वो क्या होता है ना कि वो वाटर है ना वो ऊपर की तरफ उठने लग जाती है। अब जैसे देखो एक मार्कर लो, सॉरी एक मैग्नेट लो और एक आयरन का रॉड लो, कुछ भी लो आयरन का, ठीक है। तो अब उस दोनों को पास लाओ तो वो क्या आएगा, वो जो रॉड है वो आयरन या नेल जो भी लेंगे वो उस मैग्नेट में चिपकने लग जाता है। क्यों चिपकता है? देखो वो जो नेल है उसकी भी कुछ न कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स होगी, बट वो जो मैग्नेट है उसके कंपेयर में बहुत कम है तो उसके तरफ अट्रैक्ट हो जाती है।
तो वैसे ही वो जो हमारा अर्थ है उस टाइम में ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करता है मून के ऊपर, बट बिकॉज वो बहुत ही ज्यादा पास होता है तो वो अर्थ को अपने तरफ तो नहीं खींच पाता है, बट अर्थ के ऊपर जो ऑब्जेक्ट होती है, मतलब कि वो जो वाटर होता है वो ऊपर की तरफ उड़ने लग जाती है। तो जब आप देखेंगे, जैसे देखो ये समुद्र का पानी है, यहाँ पर आ गया मून, ये ठीक सामने है, किसके सामने है, तो ओशियन के सामने में। तो ये जो वाटर है ना, ये ऐसे की जगह ये ऐसे उठने लग जाएगा, मतलब उतना पास में नहीं जाएगा, बट इस तरीके से ये उठने लग जाएगा, लहर बनाने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो मून है वो इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर रही है और चाह रही है कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो हमारी तरफ आ जाए। ठीक है, तो यही उसकी यही यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की इम्पोर्टेंस है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा और ये वीडियो भी आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज वीडियो कर दीजिएगा एक लाइक और हमारे चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।